हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। बोर्ड एग्जाम्स के लिए अब तकरीबन सिर्फ एक महीना बाकी है और हमारी कंट्री के अंदर बोर्ड एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिन्होंने साल के कई कई घंटे इस एग्जाम की तैयारी के अंदर लगा दिए हैं। आपने हो सकता है कि रातों को जग कर पढ़ाई की होगी, आपने कई ट्यूशन क्लासेस इसके लिए लगाए होंगे, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत इसके लिए की होगी। लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद में भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हमने पढ़ाई ठीक से की है या नहीं की है। एग्जाम के अंदर जाकर हम क्या लिखेंगे, हमें कई मरतबा कन्फ्यूजन होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि अब एग्जाम के लिए इतना कम टाइम बचा है तो अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिन्होंने ये सोचा होगा कि एग्जाम को जब एक आध महीना रह जाएगा तो उस वक्त हम पढ़ाई शुरू करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि रिजल्ट कैसे आते हैं। तो अगर आप इन तमाम कैटेगरीज के अंदर बैठ जाते हैं, चाहे आपने साल भर पढ़ाई की हो या फिर आपने साल भर पढ़ाई न करते हुए सिर्फ इस एक महीने का आपने इंतजार किया हो, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं कि जिनकी वजह से आप अपने इस आखिरी के एक महीने को, एग्जाम से जो एक महीना तकरीबन बचा है, तो इस एक महीने को आप अपने लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं, फ्रूटफुल बना सकते हैं। इसके अंदर आप किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आप इसके अंदर अपना सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स है जिनको यूज़ करके आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, फ्रूटफुल बना सकते हैं, यही सब चीज़ें मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो लेकिन ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए नहीं होने वाला है कि जो चीटिंग करके पास होना चाहते हैं या फिर सिर्फ तकदीर के भरोसे पर जाकर एग्जाम देने वाले हैं कि जाकर एग्जाम दे देंगे और देखा जाएगा कि जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, बल्कि ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए होने वाला है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है कि जो मेहनत करके पास होना चाहते हैं, तकदीर के भरोसे पर नहीं है बल्कि अपनी मेहनत के भरोसे पर है, और जो फ्यूचर के अंदर कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आप ज़्यादा अच्छे से लिख सके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। इसलिए वीडियो को आखिर तक के ज़रूर देखते रहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी है वो ये है कि हमारे स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है। अगर ये काम आज तक के हम नहीं कर सके कि हमारा स्टडी मटेरियल जो कुछ भी है उसको एक जगह आज तक के हम अगर लाकर नहीं रख सके, तो सबसे पहला काम ये कीजिए इस एक महीने की पढ़ाई के लिए कि अपनी स्टडी मटेरियल को एक जगह लाकर रख दीजिए, ऑर्गेनाइज वे के अंदर उसको रखिए। सबसे पहला काम ये कीजिए कि अपना सिलेबस देखिए, जो जो सब्जेक्ट्स उसके अंदर मौजूद हैं, तो उन सब्जेक्ट्स की टेक्स्ट बुक हो, नोट्स हो, उसके क्वेश्चन बैंक्स हो, इन तमाम चीज़ों को लाकर एक जगह रख दीजिए। और फिर पढ़ाई के साथ में आपको और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारी जैसे स्टेशनरी है, हमारे पेन है, पेंसिल है, कंपास बॉक्स है और दूसरी बहुत सारी जो चीज़ें हो सकती है, इन सब चीज़ों को लाकर एक जगह पर रख दीजिए। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इसका सबसे पहला फ़ायदा तो आपको ये मिलेगा कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें एक जगह पर रखी हुई मिल जाएंगी। और जब ये तमाम चीज़ें एक जगह रखी हुई होंगी तो फिर आपको पढ़ाई करते वक्त इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका फिर टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा, क्योंकि हमारे पास में अब टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आपको टाइम वेस्ट होने से बचाना है। और जब आपकी तमाम चीज़ें, पढ़ाई करने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक जगह पर रखी हुई होंगी, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और जब ढूंढना नहीं पड़ेगा तो फिर आपका टाइम इससे बच जाएगा, टाइम वेस्टेज नहीं होगा। फिर स्टडी मटेरियल को एक जगह पर लाकर रख देने का दूसरा फायदा आपको ये मिलेगा कि इससे आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास में अगर किसी सब्जेक्ट की नोटबुक नहीं है और आप उसी की पढ़ाई करना चाहते हैं और वो आपके दोस्त के पास में रखी हुई है, तो आप जब उसको लेने के लिए जाएंगे तो फिर रास्ते में आपको बहुत सारे लोग जान पहचान वाले मिल जाएंगे। वो आपको पकड़कर आपसे बातचीत करना शुरू कर देंगे। आप जब अपने दोस्त के पास में जाएंगे तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप वहाँ पर जाएंगे बस उससे नोटबुक लेंगे और वापस घर पर आ जाएंगे, ये नहीं होगा, बल्कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसके अंदर वेस्ट होगा। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग लोग आपको मिलेंगे, उनसे बातचीत करने के अंदर आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन से आप बच जाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम ये कीजिए और एक दिन स्पेशल इसके लिए दीजिए कि जितना भी स्टडी मटेरियल है उसको लाकर आप एक जगह पर रख देंगे, अपने स्टडी रूम के अंदर रख देंगे, अपने स्टडी टेबल पर रख देंगे। तो ये सबसे पहला काम आपको करना है। फिर अब जब सारा का सारा हमारा स्टडी मटेरियल एक जगह पर आ गया तो दूसरी चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि एक अच्छा सा टाइम टेबल अपना बनाना है। और टाइम टेबल जब बनाएंगे आप तो वो बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने साल भर बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और अभी अचानक से आप बिल्कुल 12-13 घंटे का टाइम टेबल बना रहे हैं, तो ये कभी भी आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, आप इस टाइम टेबल के ऊपर कभी भी अमल नहीं कर पाएंगे, इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल के अंदर एक एक चीज़ के लिए अलग से टाइम स्लॉट दीजिए। तो जैसे आप नए कंसेप्ट को कब पढ़ेंगे तो उसका एक स्पेशल टाइम होना चाहिए, एक टाइम स्लॉट उसके लिए होना चाहिए। आप रिवीजन कब करेंगे तो उसके लिए अलग से एक टाइम स्लॉट होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आप जब एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपको क्वेश्चंस को फेसेस करना है, तो फिर क्वेश्चन बैंक को सॉल्विंग के लिए आपके लिए स्पेशल एक टाइम स्लॉट होना चाहिए।
ये जितनी भी चीज़ें हैं ये स्टडीज़ से रिलेटेड है, तो हर चीज़ के लिए एक टाइम स्लॉट आपका होना ज़रूरी है। दूसरा ये कि आप ज़रूरी तो नहीं है कि आप पूरे 24 घंटे पढ़ाई करते हुए बैठेंगे, आपको इस पूरे 1 महीने के अंदर आपको रिलैक्सेशन का भी टाइम होना चाहिए, तो फिर रिलैक्सेशन के लिए, आराम के लिए भी कुछ ना कुछ एक टाइम स्लॉट आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा ये कि अब जब पढ़ाई करने के लिए आप बैठेंगे तो कंटिन्यू पढ़ाई करने की वजह से क्या होता है कि इंसान बोर हो जाता है, उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उसको कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट भी मिले, तो अपने इंटरटेनमेंट के लिए भी एक टाइम स्लॉट दे दीजिए और उस टाइम स्लॉट के अंदर आप बिल्कुल पढ़ाई मत कीजिए। जैसे आप जब पढ़ाई का जो आपका टाइम स्लॉट होगा तो उसके अंदर आप इंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो वैसे ही जो रिलैक्सेशन का और इंटरटेनमेंट का आपका टाइम स्लॉट होगा तो उसके अंदर आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे, करनी ही नहीं है पढ़ाई। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका टाइम टेबल पूरा उलट पुलट होकर रह जाएगा और पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, ना ठीक से इंटरटेनमेंट हो पाएगा, ना ठीक से आप रिलैक्सेशन कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के साथ में एक और चीज़ है कि जिसको आपको स्पेशल टाइम देना चाहिए, और वो चीज़ है आपकी फैमिली और फ्रेंड्स। इनको टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे 1 महीने के अंदर आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, उसका एक स्पेशल टाइम टेबल बनाइए। और टाइम टेबल को याद रखिए हमेशा कि ये सिर्फ आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मैंने सोच लिया कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करूंगा। इस तरह से टाइम टेबल नहीं बना करता। टाइम टेबल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको कहीं ना कहीं पर नोट डाउन करके रखिए, किसी पेपर के ऊपर आप उसको लिखिए, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर लिखिए, कहीं पर भी लिख कर रखिए, लेकिन लिख कर रखिए उसको। आप अगर टाइम टेबल को लिखेंगे तो आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वरना वो आपके दिमाग के अंदर ही रह जाएगा और कभी भी आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आप उसको कभी भी मैदान के अंदर नहीं ला पाएंगे, आप उसको कभी भी हकीकत नहीं बना पाएंगे, वो सिर्फ आपका ख्वाब बनकर रह जाएगा। तो टाइम टेबल ज़रूर बना लीजिए। तीसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अब हमारे पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपको हो सकता है कि देखने में ये 1 महीना बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यकीन जानिए कि ये 1 महीना यूं गुजर जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये 1 साल जैसे गुजर गया तो ये 1 महीना भी वैसे ही गुजर जाएगा। और इसीलिए जब ये टाइम हमारे पास में बहुत ही कम है तो ये बहुत ही कीमती टाइम है, इसलिए चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए। तो प्रोक्रेस्टिनेशन तो आपको मालूम ही होगा, चीज़ों को टालना, आज नहीं पढ़ूंगा कल से पढ़ूंगा, कल से नहीं पढ़ूंगा परसों से पढ़ूंगा। ये चीज़ जो होती है कि एक चीज़ को दूसरे दिन के ऊपर टालना, आज जो चीज़ को कर सकते थे उसको कल के लिए टाल देना, ये बड़ी भयानक होने वाली है। अगर आप स्टडीज़ को अभी टालेंगे, इसे 1 महीने के अंदर आप स्टडीज़ को टालेंगे तो याद रखिए कि ये एग्ज़ाम आपको टाल देगा, आपके टीचर्स आपको टाल देंगे, आपकी तकदीर आपको टाल देगी, आपके दोस्त आपको टालकर आगे की क्लासेस के अंदर चले जाएंगे और आप वहीं के वहीं अटके हुए रह जाएंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमारे पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, चीज़ों को छोड़िए मत, आगे के लिए मत छोड़िए। आपके पास में टाइम नहीं है, याद रखिए, बार बार आपको मैं ये बात याद दिला रहा हूँ कि आपके पास में टाइम नहीं है, आपको चीज़ों को अभी करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट राइट नाउ। और फिर जब टाइम कम है तो फिर डिस्ट्रैक्शंस भी कम से कम होनी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने साल भर भी मोबाइल के अंदर लगा दिया, साल भर के कई कई घंटे आपने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के अंदर लगा दिए, उसके सोशल मीडिया के अंदर उलझे हुए रहे, गेमिंग्स के अंदर उलझे हुए रहे, मूवीज़ देखते रहे, शोज देखते रहे, और फिर ये आखिरी का 1 महीना भी जो है तो उसके अंदर भी वही सब काम कर रहे हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं चलेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा हो, आपके रिजल्ट्स अच्छे निकले, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल साइड में रख दीजिए। और सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है तो वो हमारा मोबाइल फ़ोन है। तो कुछ दिनों के लिए 1-1.5 महीने की बात है, 1-1.5 महीने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए। आपके फेवरेट टीवी शोज़ हो, आपका फेवरेट गेम हो, आपकी फेवरेट मूवीज़ हो, आपका फेवरेट सोशल मीडिया हो, कुछ भी हो, सब की सब चीज़ों को एक साइड में रख दीजिए और सिर्फ फोकस कीजिए स्टडीज़ के ऊपर। टाइम टेबल के अंदर आप जब इंटरटेनमेंट के लिए वक्त निकालेंगे तो उसके अंदर थोड़ा बहुत आप उसको यूज़ कर लीजिए, लेकिन ये कोई सही बात नहीं होगी कि आप हर चीज़ को बस थोड़ी देर के लिए पढ़ाई की, आपने 5 मिनट स्टडी की और उसके बाद में फिर मोबाइल लेकर बैठ गए, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा ये कि आपके घर में अगर टीवी है तो घर वालों को समझाइए, प्यार से समझाइए, जैसे भी समझा सकते हैं उनको समझाइए कि उस टीवी को आपको 1 महीने के लिए बंद करना पड़ेगा। अगर 1 महीने के लिए उसको बंद नहीं कर सकते तो ये समझाइए कि आपका जो स्टडी का टाइमिंग है तो कम से कम उसके अंदर टीवी कोई नहीं चलाएगा, तो इस टीवी को बंद करके रख दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। और डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि हमारा एक स्पेशल जो है तो हमारा एक स्टडी रूम होना चाहिए, सेपरेट एक स्टडी रूम हमारा होना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी आना जाना ना करे। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप हो और आपके स्टडी मटेरियल हो, दूसरा कोई उसके अंदर आना जाना न करे, आपको डिस्टर्ब न करे। अगर आपके घर के अंदर इतनी जगह नहीं है कि आप स्टडी रूम एक सेपरेट अपना कर सके, तो फिर अपने मोहल्ले की या शहर की पब्लिक लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लीजिए 1 महीने के लिए, और उस पब्लिक लाइब्रेरी का हिस्सा बनकर वहाँ पर जाकर आप पढ़ाई कीजिए। तो डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम करना है।
किसी भी चीज़ को लेकर अपने जहन को भटकाना नहीं है, अपने दिमाग को भटकाना नहीं है, बल्कि सारा का सारा जो फोकस है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर होना चाहिए। फिर पढ़ाई की शुरुआत में एक और चीज़ आपको करनी है और वो ये है कि अपने सामने एक बड़ा सा गोल आपको रखना है। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है कि जिसके पास में टारगेट ये है कि उसको 100% मार्क्स लेकर आने हैं, तो वो उसके हिसाब से पढ़ाई करेगा। लेकिन दूसरा एक स्टूडेंट है कि जिसका टारगेट ये है कि मुझे सिर्फ पास होना है, बाउंड्री लाइन पर पास होना है, तो वो उसके हिसाब से पढ़ाई करेगा। आपके सामने जितना बड़ा टारगेट होगा तो आप उसके हिसाब से उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो एक बड़ा गोल अपने सामने रखिए और उस गोल के हिसाब से उस गोल को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखते हुए मेहनत कीजिए। अब उस बड़े गोल तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे गोल्स सेट करने पड़ेंगे। तो जैसे ये जो सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर ये जो सब्जेक्ट है, तो इसका ये टॉपिक मुझे इस टाइम तक के ख़त्म करना है, डेडलाइन उसकी तय कर लीजिए। ये आपका टारगेट है, ये आपका गोल है और आपको ये धीरे धीरे करके ये छोटे छोटे जो गोल्स है तो ये आपको बड़े गोल तक के लेकर चले जाएंगे। और फिर ये जो गोल है तो ये भी रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक बहुत वास्ट टॉपिक है उसके लिए आप कुछ मिनट दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि गोल्स जो है तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो हमारा टारगेट है, हमारा जो गोल है तो वो बहुत ही हाई होना चाहिए। एक अंग्रेजी की कहावत है, वो ये है कि एम फॉर द स्टार्स यू विल एटलीस्ट लैंड ऑन द मून। आप अगर तारों का टारगेट रखेंगे तो तारों तक के तो हो सकता है कि ना पहुंच पाए, लेकिन कम से कम चांद तक के जरूर पहुंच जाएंगे। तो अगर आप 100% का टारगेट अपना रखते हैं तो हो सकता है कि 100% मार्क्स आपके ना आ जाए, लेकिन आपके 80 या 90% तो मार्क्स आ ही जाएंगे। लेकिन अगर 40-50% का आप टारगेट रखेंगे तो फिर मार्क्स कितने आएंगे आप खुद सोच कर देखिए। तो टारगेट जरूर सेट कर लीजिए। फिर जब आपने गोल सेट कर लिया, अपना एक टारगेट आपने सेट कर लिया, तो फिर इंसान के एक फितरत होती है, उसकी एक साइकोलॉजी होती है, वो ये है कि वो कोई भी काम रिवार्ड्स के लिए करता है। किसी भी काम के बदले में अगर इंसान को इनाम मिले, उसको अगर कोई गिफ्ट मिले, तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ में, ज़्यादा उसको लगन के साथ में काम कर पाता है। तो अपने आप को कुछ ना कुछ रिवार्ड्स देते रहिए। जो गोल भी आपने सेट किया, ये जो टारगेट आपने जो सेट किया, जैसे ही वो टारगेट अचीव हो जाए तो अपने आप को कोई ना कोई एक रिवार्ड दीजिए, कोई एक इनाम दीजिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने अपने आप को एक रिवार्ड देने की ठान ली है कि ये जब टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा कि मेरा कोई एक फेवरेट टीवी शो देख लूँगा थोड़ी देर के लिए। इससे आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ उसका एक रिवार्ड मिला, आपको इनाम मिला उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो आप दूसरे टारगेट को अचीव करने के लिए फिर फुर्ती करेंगे, चुस्ती दिखाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आप चाहे तो अपने लिए कुछ और रिवार्ड सेट कर सकते हैं, जैसे आप अपना फेवरेट गेम थोड़ी देर के लिए खेल लेंगे, या अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से जाकर आप मिल लेंगे, थोड़ी देर के लिए आप कोई अपना फेवरेट गेम खेल लेंगे, आप अपने कोई फेवरेट स्नैक है तो उसको खा लेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये छोटे छोटे जो रिवार्ड्स है, तो यह आपको अगले टारगेट्स को अचीव करने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अब ये तो हो गई ऐसी बातें कि जो आपको पढ़ाई करने से पहले करनी है। अब जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो पढ़ाई भी आपकी रैंडम नहीं होनी चाहिए। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी एक सब्जेक्ट उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, बल्कि उसके लिए सही स्टडी टेक्निक्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर सही स्टडी टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो आपकी पढ़ाई भी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है। और पढ़ाई को सही करने के लिए, उसकी सही स्टडी टेक्निक्स को अपनाने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास में कुछ ना कुछ उसकी नॉलेज हो। और ये नॉलेज मैंने अपने अगले वीडियो के अंदर दे रखी है। मेरा जो अगला वीडियो आने वाला है तो उसके अंदर मैंने कुछ स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स बताई हैं। तो याद रखिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये स्टडी टेक्निक्स पता चले तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको वो स्टडी टेक्निक्स मालूम हो जाए। और फिर उसके बाद में एक और वीडियो मैं डालने वाला हूँ जिसके अंदर मैं कुछ स्पेशल कुछ ऐसी टेक्निक्स है कि जिनसे आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। तो अब चलिए, आप पढ़ाई करने के लिए बैठ गए और ये आखिरी का जो 1 महीना होता है तो ये सेल्फ स्टडी का महीना होता है। इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि कॉलेज और स्कूल तो बंद हो गया। अब सेल्फ स्टडी का एक बहुत बड़ा फायदा ये हमको मिलता है कि हम अकेले पढ़ाई करते हैं। इससे हमारी स्टडीज़ जो होती है तो बहुत ही फोकस्ड होती हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी हमको मिलता है, और वो ये है कि इस तरह की सेल्फ स्टडी में जब हम पढ़ाई करेंगे तो बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग में जब पैदा होंगे तो उसको क्लियर करने वाला कोई नहीं होता, हमारे आसपास कोई नहीं होता। हम खुद अपनी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक और सोर्स हमारे पास में हो सकता है, और वो है हमारे टीचर्स। तो स्कूल में या कॉलेज में आपका जाना बंद हुआ, आपके टीचर्स का जाना तो बंद नहीं हुआ। तो जब भी आपके दिमाग में पढ़ाई करते वक्त कुछ डाउट्स पैदा हो रहे हैं, चाहे वो किसी कंसेप्ट से रिलेटेड हो या पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो उन डाउट्स को अपने पास में नोट डाउन कर लीजिए और फिर एक टाइम निकाल कर अपने स्कूल को या कॉलेज को विजिट कीजिए और अपने टीचर से जाकर मिलिए और उन डाउट्स को क्लियर ज़रूर करवाइए। क्योंकि अगर आप इन डाउट्स को क्लियर नहीं करवाते तो फिर ये डाउट्स का एक बहुत बड़ा ढेर आपके सामने आ जाएगा और एग्जाम के अंदर ये आपको खा जाएगा।
तो डाउट्स को क्लियर कराने के अंदर बिल्कुल आप झिझकिए मत, आपको शर्माना नहीं चाहिए। अगर आपके टीचर्स आपको नहीं मिलते तो फिर किसी अपने बैचमेट से बात कीजिए जो शार्प हो स्टडीज़ के अंदर, तो उससे जाकर बात कीजिए, उससे अपने डाउट्स को क्लियर करवाइए। अगर उससे भी नहीं कर सकते तो फिर इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर जाकर अपने डाउट्स को पेश कीजिए, वहाँ पर जाकर किसी से पूछिए, तो मालूम कीजिए कि उन डाउट्स का सही जवाब क्या है। तो चाहे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर आपके नोट्स वगैरह से रिलेटेड हो, अगर आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं तो उन क्वेश्चंस के अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स है, इतनी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स आपके दिमाग में पैदा हो रहे हैं उन सबको क्लियर ज़रूर करवा लीजिए। फिर दूसरों की मदद लेने का जहाँ तक के मामला है तो सिर्फ डाउट क्लियरेंस के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर आपके पास में नोट्स मौजूद नहीं है तो किसी और से उसकी नोट्स आप गेन कर लीजिए, आप हासिल कर लीजिए उससे उसकी नोट्स, उसकी ज़ेरॉक्स कर लीजिए या फिर कुछ और कर लीजिए। तो नोट्स भी हासिल करने के अंदर आपको दूसरों की मदद लेना ज़रूरी हो जाता है अगर आपके पास में नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास में क्वेश्चन बैंक वगैरह मौजूद नहीं है तो क्वेश्चन बैंक भी दूसरों से आप हासिल कर सकते हैं। आपके कॉलेज या स्कूल की जो लाइब्रेरी है तो वहाँ पर जाकर आप मालूम कर सकते हैं, किसी बुक डिपो के ऊपर जाकर आप मालूम कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बैंक को आप हासिल कर लीजिए। तो दूसरों की जो मदद लेना है तो इससे आप कभी भी शर्माइए मत, आप दूसरों की मदद ज़रूर हासिल किया कीजिए ताकि आपकी जो परेशानियाँ हैं तो वो हल हो जाए। और इस अकड़ के अंदर मत रहिए कि नहीं मैं हर चीज़ खुद से कर लूँगा, ये चीज़ आपको ले डूबेगी। तो ये मत कीजिए, बल्कि आप दूसरों से जाकर मदद मांगिए, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए दूसरों से मदद लीजिए। आपकी नोट्स अगर नहीं बन पा रही हैं तो दूसरों की नोट्स हासिल कीजिए। अगर क्वेश्चन बैंक्स वगैरह आपके पास में मौजूद नहीं है तो दूसरों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से या फिर कॉलेज की लाइब्रेरी से मदद लीजिए और क्वेश्चन बैंक्स को हासिल कर लीजिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम जो कुछ भी पढ़ाई करें तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हम करें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस की वजह से रिफाइनमेंट हमारे अंदर आ जाएगी। जो चीज़ भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। खास तौर से न्यूमेरिकल्स वगैरह ऐसी चीज़ होती है कि जिनकी जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं होता है कि न्यूमेरिकल्स को आपने 1-2 मरतबा पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा और आप उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसको अच्छी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स की बार बार की प्रैक्टिस ही उसके अंदर रिफाइनमेंट ला सकती है। दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे मैथ्स और साइंस के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो बगैर प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप इनको रट्टा नहीं मार सकते, आप इनको मेमोराइज नहीं कर सकते, बल्कि इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इंग्लिश का ग्रामर भी एक ऐसी चीज़ है कि जो बगैर प्रैक्टिस के आप इसको अच्छी तरह से, आप इसके अंदर रिफाइनमेंट नहीं ला सकते, आप इसको अच्छा नहीं बना सकते, आप इसको निखार नहीं सकते। तो इंग्लिश की ग्रामर की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। उसी तरह से ज्योमेट्री वगैरह एक ऐसी चीज़ है कि जो जब तक कि आप इसके डायग्राम्स वगैरह की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इनको अच्छी तरह से, आप इनके अंदर रिफाइनमेंट नहीं ला सकते, इंप्रूव नहीं कर सकते आप इनको। तो जिन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूरी है तो उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक प्रैक्टिस जो है तो वो इंसान को परफेक्ट बना देती है, आदमी को जो परफेक्ट बनाने का काम ये करती है। जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं अभी बस सिर्फ कुछ चीज़ों को याद कर लूँगा और जाकर एग्जाम में ऐसी की ऐसी उनको लिख कर आ जाऊँगा, तो ये नहीं हो सकेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके अंदर खुद ब खुद रिफाइनमेंट आएंगी और आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। फिर स्टडीज़ के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो कंसेप्चुअल नहीं होती, जिनको सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमने उनका अगर कंसेप्ट समझ लिया तो वो चीज़ हमको याद हो जाएगी, बल्कि कुछ चीज़ें तो ये होती हैं कि जिनको आपको सिर्फ रट्टा ही मारना पड़ता है, आप उनको मेमोराइज ही कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ के कुछ फार्मूले हैं तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उनको रट्टा मारना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे ही अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के अंदर जो डेट्स होती हैं, जो नाम होते हैं लोगों के, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, इनको रटना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए दिन में से एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट इसके लिए रखिए कि आपको चीज़ों को याद करना है, उनको रट्टा मारना है, बार बार उनको याद करना है, रिविज़न करना है, उनको बार बार आपको याद करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। एक बार याद करेंगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जाएंगी, दूसरी बार याद करेंगे, तीसरी बार याद करेंगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी। वैसे ही फिर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, अलग अलग लोगों के दिए हुए स्टेटमेंट्स होते हैं, किसने क्या कहा, किसने ये बात कब कही, क्यों कही थी, ये जो चीज़ें होती है तो ये भी रट्टा मारने से रिलेटेड होती है, तो ये भी आपको याद ही रखनी पड़ेगी। थ्योरम्स वगैरह होते हैं अलग अलग, मैथ के अंदर, साइंस में अलग अलग थ्योरम्स होते हैं, इन थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं तो ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, इनको रट्टा मारना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेमोराइजेशन के लिए, रट्टा मारने के लिए स्पेशल एक टाइम अपने टाइम टेबल के अंदर आप डाल दीजिए, एक टाइम स्लॉट उसके लिए बना लीजिए ताकि ये तमाम चीज़ें आपको याद हो जाए और जब एग्जाम के अंदर आपको ये लिखने की ज़रूरत पेश आए तो आप उनको अच्छी तरह से लिख सकें।
अब हमने जो कुछ भी पढ़ा है, अगर हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर और ज़्यादा रिफाइनमेंट आए, तो फिर एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होती है, और वो है रिवीजन। जब कभी भी हम पढ़ाई करने के लिए बैठे तो हम चीज़ों को रिवाइज ज़रूर कर लें। आपने जैसे ही कोई एक टॉपिक कंप्लीट किया तो उसके फ़ौरन बाद उसका रिवीजन कीजिए, फिर अगले टॉपिक के ऊपर जाइए, जब उसको कंप्लीट कर लेंगे तो उसका रिवीजन कीजिए। इस तरह से जब आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा, तो पूरे दिन खत्म होने के बाद में दिन भर का रिवीजन एक मरतबा ज़रूर कीजिए। और फिर इस तरह से आप जब बार बार रिवीजन करेंगे, तो फिर जब हफ्ता खत्म होगा तो हफ्ते के आखिर में पूरे हफ्ते भर का रिवीजन एक साथ कीजिए। तो इस तरह से आपको एक ही टॉपिक को कई कई बार पढ़ना पड़ेगा, और जब आप कई कई बार एक ही टॉपिक को पढ़ेंगे तो फिर वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर एक और जगह पर आपको रिवीजन करना ज़रूरी है, वो ये है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठें, तो जैसे ही आपके दिन की शुरुआत होगी, तो कल आपने जो कुछ भी पढ़ा था तो पहले उसका रिवीजन कर लीजिए, एक मरतबा उसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका कल का जितना भी जो आपने टॉपिक्स वगैरह जो पढ़े थे, आपने जो भी सब्जेक्ट आपने कल पढ़ा था, तो वो एक मरतबा आपके दिमाग में ताज़ा हो जाएगा, और फिर आप नए टॉपिक्स को अच्छी तरह से शुरू कर सकेंगे। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए रिवीजन करते रहिए, बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, ताकि आपकी स्टडीज़ के अंदर रिफाइनमेंट आते जाए। अब देखिए कि ये जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमें एक एग्ज़ाम को फेस करना है, हमें जाकर एक टेस्ट देना है, एक एग्ज़ाम देना है, और उसके अंदर हम अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर अगर हम अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो कितना अच्छा हो जाएगा कि हम एग्ज़ाम से पहले ही एग्ज़ाम देना शुरू कर दें। तो सिर्फ पढ़ाई अगर हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि एग्ज़ाम के अंदर लिखना कैसे है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इतनी सब पढ़ाई का। इसलिए अपने आप को इसके लिए तैयार कीजिए, अपने दिमाग को इसके लिए तैयार कीजिए, मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि आपको जब एग्ज़ाम देना है तो वो आप कैसे लिखेंगे। और इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि हम क्वेश्चन सॉल्विंग की आदत डालें। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, PYQs जिनको कहते हैं, तो हम वो लेकर आ जाएं, उनको सॉल्व करके देखें। हम अपने टीचर से टेस्ट वगैरह कुछ शुरू करा दें। टेस्ट सीरीज़ चलती रहती है अलग अलग जगहों पर, वो टेस्ट सीरीज़ को हम ज्वाइन करें, मॉक टेस्ट दें। और अगर ये सब चीज़ें नहीं कर सकते तो फिर जो टॉपिक्स वगैरह हम पढ़ रहे हैं, तो उसी में से कुछ क्वेश्चंस हम अपने आप से निकालें, और फिर उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने की कोशिश करें। जब हम ये करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम उन क्वेश्चन के आंसर लिखने के अंदर हम एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। और इस तरह के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो एक डर और जो खौफ होता है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो फियर होता है, तो वो ख़त्म होता है। हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप इससे होता है। फिर दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये जो एग्ज़ाम्स के अंदर जो हम लिखने वाले हैं, किसी भी चीज़ के जो आंसर लिखने वाले हैं, तो उसमें जो गलतियां हम करने वाले हैं, उनसे हम पहले ही बच जाएंगे। हमको मालूम होगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जवाब ये लिखना था, लेकिन हमने तो ये लिख दिया, तो ये जवाब नहीं लिखना था, बल्कि ये लिखना था। तो हम आप एग्ज़ाम के अंदर अगर वही क्वेश्चन आता है, तो हम एग्जैक्ट वही जवाब लिखेंगे जो हमसे एग्जामिनर चाहता था, जो हमसे हमारे टीचर्स चाहते थे कि ये जवाब हमें लिखना चाहिए। तो आप वही जवाब लिख कर आएंगे, तो आप मिस्टेक से बच जाएंगे। और इस तरह के जब आप बार बार जब आप टेस्ट को फेस करेंगे, बार बार जब आप क्वेश्चन बैंक्स को सॉल्व करेंगे, तो इससे एग्ज़ाम एंग्जाइटी आपकी बहुत कम हो जाएगी। आप एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, बल्कि आपको एग्ज़ाम देने की आदत रहेगी। तो एग्ज़ाम्स को आप बहुत लाइटली ले लेंगे, बहुत हल्के में आप उसको ले लेंगे, और बहुत आसानी से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आ जाएंगे। अगली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस बना कर रखना है। तो इस एक महीने के अंदर आपको लगकर बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आपको भूलना नहीं है, और वो है आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स। तो ये मत कीजिए कि बिल्कुल इनसे आप कट कर रह गए हमेशा के लिए, एक महीने के लिए आपने इनको बिल्कुल भुला ही दिया। ये मत कीजिए, बल्कि कुछ ना कुछ टाइम इनके साथ में ज़रूर बिताइए, क्योंकि पढ़ाई करते करते आपका जो दिमाग जो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन जब दिमाग के ऊपर होगा, तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जो आपकी इस टेंशन को कम करने के अंदर आपकी मदद करेंगे। आप अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाएंगे तो वो आपके टेंशन को ख़त्म करेंगे, हंसी मजाक उनसे हो जाएगी। आपकी फैमिली के साथ में बैठकर आप जब बातचीत करेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा हल्का उसकी वजह से हो जाएगा। तो इनके लिए भी थोड़ा थोड़ा वक्त आप निकालना ज़रूर शुरू कीजिए। तो ये जो चीज़ है, तो ये आपको पढ़ाई और ज़्यादा अच्छी करने में मदद करेगी। लेकिन इसके लिए भी स्पेसिफिक टाइम स्लॉट आपके पास में होना चाहिए। अगर आप फिर ये कर रहे हैं कि दोस्तों से मिलने के लिए गए तो कई कई घंटे आपने उसी के अंदर लगा दिया, तो आपका जो टाइम है तो इससे ख़राब हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि टाइम खोटी हो जाएगा। तो टाइम ख़राब मत कीजिए, बल्कि आप जाइए और अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा सा वक्त बिताइए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कीजिए, और वापस अपने पास में आ जाइए, वापस अपने स्टडी रूम के अंदर आ जाइए, लाइब्रेरी के अंदर आ जाइए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तो फैमिली और फ्रेंड्स को भी टाइम ज़रूर दीजिए। अब एक आम गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि जैसे ही उन्हें लगता है कि अब एग्ज़ाम आ गया, एक आध महीना ही रहा एग्ज़ाम के लिए, तो
तो अब इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, सोना नहीं है, आराम नहीं करना है, आराम हराम है। तो जो स्टूडेंट्स आज तक के 12-13 घंटे सोते थे तो वो अचानक बिल्कुल 4-5 घंटे सोना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ एक तो सेहत को भी ख़राब कर देती है, स्टडीज़ को भी ख़राब कर देती है। तो ऐसा मत कीजिए, ये गलती आप मत कीजिए। अगर आप अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो स्टडीज़ हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, इफेक्टिव हो, तो रिलैक्सेशन के लिए और सोने के लिए भी स्पेशल टाइम आप निकालिए। एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम 8 घंटे तो ज़रूर सोएं। कम से कम 8 घंटे सोना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से आपका मूड फ्रेश रहेगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आपके दिमाग के अंदर जो कुछ भी आप पढ़ाई करेंगे तो वो अच्छी तरह से फिट होगी। अगर आप सोना बंद कर देंगे तो फिर आपका दिमाग इससे ख़राब हो जाएगा और आप पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। आपके सर में दर्द होगा, आपकी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। जब पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो नींद आएगी। तो ये गलती आप मत कीजिए, बल्कि सोने के लिए स्पेशल एक टाइम निकालिए। और देखिए, अगर आप 8 घंटे सोते भी हैं तो आपके पास में 16 घंटे बचते हैं पढ़ाई करने के लिए। और चलिए 16 घंटे भी नहीं तो फिर 2 घंटे 3 घंटे उसके अंदर से निकाल दीजिए आपकी दूसरी चीज़ों के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, खाने पीने के लिए, दूसरी ज़रूरतों के लिए निकाल दीजिए 2-3 घंटे। तो भी आपके पास में कम से कम 13-14 घंटे बचते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो उन 13-14 घंटों के अंदर आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सोने के लिए स्पेशल टाइम निकालिए। दूसरा ये कि जब आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करते करते क्या होता है कि इंसान बोर हो जाता है, उसके दिमाग के ऊपर एक बर्डन सा आ जाता है। तो जब आपके स्टडी सेशंस होंगे तो उसके बीच में कुछ ना कुछ ब्रेक्स के लिए टाइम निकालिए, कुछ उसके अंदर रिफ्रेशमेंट वगैरह कर लीजिए, कोई अच्छा सा स्नैक खा लीजिए, चाय पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन टाइम ज़रूर निकालिए रिलैक्सेशन के लिए, ब्रेक्स के लिए। तो इसकी वजह से आपका जो माइंड होगा तो वो फ्रेश होगा, वो रिफ्रेश हो जाएगा एक तरह से, और आप नई एनर्जी के साथ में और एक ताज़ा दिमाग के साथ में आप वापस से पढ़ाई करने को लग जाएंगे। तो रिलैक्सेशन के लिए और सोने के लिए, नींद के लिए स्पेशल टाइम ज़रूर निकालिए। अब जैसे एग्ज़ाम आते हैं ना तो क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग ऐसे प्रकट हो जाते हैं अचानक कहीं से, कि जो दूसरों को काम बिगाड़ने के अंदर लगे हुए होते हैं। ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई बैचमेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये आकर क्या करेगा कि 2 चीज़ें करेगा, या तो ये आपके सामने आएगा और बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकेगा। तो ये क्या करेगा कि पहले तो आपको आके बताएगा, अरे ये सब्जेक्ट तूने अभी तक के नहीं पढ़ा, मेरा तो कब से हो गया, मैंने तो इसका 50 बार रिवीजन कर लिया, मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी ट्यूशन क्लासेस लगाया, अरे ये तो मेरा तो कब से पढ़ना हो गया, तेरी अभी तक की पढ़ाई नहीं हुई, तूने तो कुछ भी नहीं करा, तू तो फेल होने वाला है। तो ये आपके सामने आकर बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकेगा। तो इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। दूसरा ये काम कर सकता है कि ये आपको आकर ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर डालने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, अरे यार तूने तो इतनी पढ़ाई कर लिया, मेरी तो अभी तक की कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई, तू तो बहुत आगे निकलने वाला है, अरे इतना पढ़ लिया, अब तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, अब क्यों पढ़ाई कर रहा है, मेरी तो कुछ भी नहीं हुई। तो दोनों भी जो तरह के जो लोग होते हैं, तो इनकी दोनों के बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। ये दोनों आपका खेल बिगाड़ने के लिए आए हुए हैं। आप दूसरों को मत देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को देखिए कि आपने क्या किया, आपने पढ़ाई की कि नहीं की। दूसरों को ये मत देखिए कि दूसरों ने 50 बार रिवीजन किया या 100 बार रिवीजन किया, आपका रिवीजन कितने बार हुआ आप ये देखिए। हकीकत से काम लीजिए, हकीकत पसंदी से काम लीजिए। आप अगर रियलिस्टिक होकर काम करेंगे तो ही आप एग्जाम के अंदर कामयाब होंगे। आप अगर दूसरों को देखकर इंप्रेस हो जाएंगे तो आपका एग्जाम खराब होने वाला है। आप अगर दूसरों को देखकर ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाएंगे तो भी आपका एग्जाम खराब होने वाला है। दूसरों का इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, दूसरों का इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप रियलिस्टिक बनेंगे तो इससे आपका ही फायदा है, और अगर आप अनरियलिस्टिक बनेंगे तो इससे आपका ही नुकसान होने वाला है। और सबसे आखिरी चीज वो ये है कि बहुत ज्यादा सोचिए मत, डोंट ओवर थिंक। आप जब पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं तो ठीक है, आप एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं तो एग्जाम्स को भूल जाइए। अगर आप हर वक्त अपने दिमाग पर एग्जाम्स को सवार करके रखेंगे तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा, अगर वो एग्जाम का वो जो भूत है, अगर वो आपके दिमाग पर सवार रहेगा तो आप हमेशा उससे डरते रहेंगे। एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, तो फिर पढ़ाई नहीं करेंगे। एग्जाम का वो जो भूत है, तो उसको भगाने के लिए जो मंत्र आपको याद करना है, उसके लिए ये 1 महीना आपको दिया हुआ है कि इस 1 महीने के अंदर उस मंत्र को याद कर लीजिए। और नहीं तो फिर वो भूत जो अभी महीना भर आपको डरा रहा है तो बहुत बड़ा बनकर आपके सामने एग्जाम के दिन आ जाएगा। तो अगर इस 1 महीने के अंदर आप उस भूत को भगाने का मंत्र याद कर लेते हैं इस 1 महीने के अंदर, तो वो एग्जाम का जो भूत 1 महीने के बाद में आने वाला है, तो वो मंत्र आप पढ़कर उसके ऊपर फूंक दीजिए, वो भाग जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए। एग्जाम एंग्जाइटी से बचने की जितनी ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं तो कीजिए, एग्जाम एंग्जाइटी से बचिए। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होने वाला है। अगर आप ओवर थिंक करते रहेंगे, बार बार घबराहट के अंदर आप मुब्तला रहेंगे, बार बार घबराहट के अंदर पड़े रहेंगे, तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे।
आप अगर सिर्फ डर के मारे बस एग्ज़ाम को एक बहुत बड़ा पहाड़ अपने लिए समझेंगे तो याद रखिए कि आपकी कभी भी पढ़ाई इससे नहीं होने वाली। तो ओवरथिंक मत कीजिए, आज जो आपके सामने है तो उसको यूज़ कीजिए, कल क्या होने वाला है उसके बारे में कल सोचेंगे। तो एग्ज़ाम को आप पढ़ाई कीजिए एग्ज़ाम के लिए, लेकिन एग्ज़ाम को भुला कर कीजिए। आप पढ़ाई कीजिए, 1 महीने का टारगेट लेकर पढ़ाई कीजिए और इस 1 महीने के अंदर आपको सब कुछ खत्म कर देना है ये सोचकर पढ़ाई कीजिए, लेकिन एग्ज़ाम को याद करके पढ़ाई मत कीजिए। तो ये है वो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के जिनको यूज़ करके आप अपने इस 1 महीने को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम आपके लिए बहुत आसान बन जाए और आपकी पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाए। आपने देखा होगा कि इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया कि आपको कौन सी चीज़ के लिए कितने घंटे देना है, आपको सोने के लिए कितने घंटे देना है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए मैंने आपको कितना टाइम देना चाहिए तो वो नहीं बताया कि इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम दीजिए, इस टॉपिक के लिए इतना टाइम दीजिए, या फिर इंग्लिश को इतनी देर पढ़ लीजिए, इतने दिन पढ़ लीजिए। मैंने आपको ये नहीं बताया क्योंकि ये चीज़ें आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपको आपका दिन का पूरा टाइम टेबल मालूम है कि आप कौन सी चीज़ को कितना टाइम दे सकते हैं, आप पढ़ाई के लिए कितना टाइम दे सकते हैं, रिवीजन के लिए कितना टाइम दे सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के लिए कितना टाइम दे सकते हैं। ये चीज़ें आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर मालूम है। अगर मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको इंग्लिश को 1 हफ्ता देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मुझे टफ लगती है लेकिन आपको इजी लगती होगी, तो फिर आप 1 हफ्ता उसको क्यों देंगे? हो सकता है कि आप इंग्लिश को सिर्फ 1 दिन के अंदर पढ़ लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद से तय करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी चीज़ के लिए कितना टाइम देना है, आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए वो आपको आपके हिसाब से तय करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि मेरा अगला जो टारगेट है वो ये है कि मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स वगैरह आपको बताऊं कि जिससे आप अपनी स्टडीज़ को इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो जैसे एक वीडियो संडे को आने वाला है जिसके अंदर आपको ये बात मैं बताऊंगा कि कुछ स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती है जिनसे आप स्टडीज़ को इफेक्टिव बना सकते हैं। उसका अगला जो वीडियो होने वाला है वो कुछ अलग अलग जो टेक्निक्स होती हैं स्टडीज़ की तो उसके ऊपर बनने वाला है। जैसे पोमोडोरो टेक्निक एक है, उसकी बहुत ज़्यादा मशहूर टेक्निक है, और इससे रिलेटेड दूसरी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि जो हमारी स्टडीज़ को और दूसरी बहुत सारी चीज़ों को हमारे प्रोडक्टिव बना सकती हैं। तो उसके बारे में भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके बाद में जैसे आज का ये जो वीडियो है तो ये 1 महीने की स्टडीज़ के लिए है। जब एग्ज़ाम को 1 हफ्ता रह जाएगा तो फिर एक और वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद में जब एग्ज़ाम को सिर्फ 1 दिन बाकी रहेगा तो 1 दिन के अंदर क्या करना है तो उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप अगर ये चाहते हैं कि ये सारे के सारे वीडियोज़ आप देखें तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा वीडियो आएगा, और आपको इन वीडियोस के ज़रिए से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगले जो वीडियोज़ आने वाले हैं तो उसको भी देखिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी इनको ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।